नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिसमें उत्तराखंड में चल रही सड़क कनेक्टिविटी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों पर आधारित एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सड़क का अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिबद्धता से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। आपको बता दें कि न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच ने नगर में जन रैली निकालते हुए तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों, खासकर की महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जहां महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला तो कल कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका कहना था कि अंकिता के साथ जो हुआ वह पूरे समाज के लिए शर्मनाक है और अब चुप बैठने का समय नहीं है। आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। मंच वाले आए थे, उसमें आपका अंकिता भंडारी का केस है, उसमें सीबीआई से जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करना और साथ ही साथ सभी लोगों का नाम, कितना भी लोगों का नाम आ रहा है वो पब्लिक डोमेन में लाना। और तीसरी मांग ये था कि कुमाऊनी और गंडवाली में महिला सुरक्षा के दृष्टिगत महिला लोगों को ही ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। ये 3 मांग थी और इनका ज्ञापन मैंने लेते हुए सीएम साहब का ऑफिस तक, कार्यालय तक हम भिजवा देंगे और यही 3 मांग थे मेन। हमारे पे इस जनता को आक्रोश है तभी यहाँ पहुंचे हुए। हम न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमें किसी की कुर्सी नहीं चाहिए, किसी की सत्ता नहीं चाहिए, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मा सलामत है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, अपने बच्चों को अपनी कमाई से पालते हैं, अपनी मेहनत से पालते हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको भी हम नहीं बिठा रखा। कम से कम जनता का सम्मान उसमें तो करो कि उनके दरवाजों पे हम भीख मांगने जा रखे हैं। वो भीख ले रखे, तुमने हमसे वोट के नाम पे भीख ले रखी है, उसका मान करो, क्योंकि तुमने आगे भी सत्ता के लालच करना है, आगे भी दिखाना है, आगे भी वादे करने हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। धिक्कार है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं तो उस अंकिता भंडारी को न्याय दो, उस अंकिता भंडारी को न्याय दो, ओनली न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उसमें हमने यही मांग रखी है कि अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए और जो नेता बैठे हुए हैं, जो करप्ट बैठे हुए हैं, जिनको छुपाया रखा, उनको बाहर निकालो। फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी तक हर किसी को पता है अंकिता भंडारी का जब मर्डर हुआ, सबको पता है, जो बैठे हुए सबको पता है कि किसने किया, क्या किया। तो इस देवभूमि में कानून इतना ढीला क्यों, इतना लूड़ा लंगड़ा क्यों, इतना प्रशासन इतना लूड़ा लंगड़ा कैसे हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं आपको बता दें कि नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपमानित करने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार किसी भी प्रकार की जांच से न डरती है न बचती है। सरकार ने ही एसआईटी गठित की, बेटी अंकिता को न्याय देने के लिए पूरा प्रयास किया। यहां तक कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया वो भी अंकिता के माता पिता की सहमति से नियुक्त किया। अगर सरकार किसी को बचाना चाहती तो इसका कोई प्रावधान नहीं है कि किसी की सहमति से नियुक्त किया जाए। सरकार अपना किसी को भी प्रोसिक्यूटर बना सकती थी। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये जो आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी ने भी प्रेस करके कहा ही था कि कोई भी तथ्य लाएं। यहां तक कि जिस ऑडियो को लेकर कर रहे हैं, पुलिस भी उस पर प्रयास कर रही है। जिस दिन भी वो अरेस्ट होंगे उनसे पूछताछ होगी, कोई तथ्य निकलेगा
और सीबीआई की आवश्यकता होगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन तथ्य तो आए, बिना तथ्य के किस आधार पर सीबीआई की जांच मांग की जाए? जो केस खत्म हो चुका, जो केस कोर्ट ने अंजाम तक पहुंचा दिया, जिस केस में कोर्ट ने अपराधियों को उम्र कैद की सजा दे दी, क्या उस प्रकरण को पुनः बिना किसी तथ्य के खोला जाए? क्या खोलने पर, सीबीआई जांच जाने पर अपराधियों को मदद नहीं मिलेगी? क्या अपराधियों को जमानत का अवसर नहीं मिल जाएगा? जो इस प्रकार तो पोड़ी की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब कांग्रेस के बाद सैनिक संगठन भी सड़कों के ऊपर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि सोमवार यानी कि आज कोटद्वार के पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों और क्षेत्र की महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली। जहां रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील परिसर तक पहुंची और जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसलिए निकाली गई कि आखिरी अंकिता हत्याकांड को लगभग 2.5 साल लगभग हो चुके हैं और जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है और उसको आधार मान के जनता ने आधार ही माना है। आधार क्या माना? जब ये कांड हुआ था अंकिता हत्याकांड, तो सबसे पहले वहाँ क्या बोलते हैं सत्ता पक्ष के लोगों ने वहाँ बुलडोजर चला दिया था और उसके कमरे को आग लगा दी थी। आखिरी आशीष चौहान जी थे यहाँ के डीएम, और 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया। उत्तराखंड की राजनीति में इस टाइम बहुत भूचाल सा मचा हुआ है। उर्मिला सनावर के बयानों के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली है, उसके बाद बहुत बुरी तरह से हंगामा मचा हुआ। अंकिता हत्याकांड को लेकर के जो दोबारा एक बार फिर लोगों में आक्रोश पैदा हो चुका है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर रंजना रावत हमारी जो कोटद्वार से उन्होंने कांग्रेस की दावेदारी करी थी मेयर पद के लिए, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि कहीं कोई नेता कहता है कि नेता का पति कहता है कि जो यानी 20 से 25 हज़ार में बिहार से महिलाएं मिल जाएंगी। मतलब हमारा देश देवी देवताओं का देश कहा जाता है, तो इस तरह की राजनीति जो या राजनेताओं के रिश्तेदारों से के मुँह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, बहुत ही शर्मनाक वाली बातें होती हैं। तो आज हम इन्हीं से पूछते हैं कि अंकिता हत्याकांड के मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है, जनता में उबाल है, क्या कहना है उनका? बिल्कुल 3 साल होने को आए। हम लोग 3 साल से वीआईपी की मांग कर रहे थे कि कौन है वो वीआईपी, और अब इन्हीं के नेता की तथाकथित बीवी के द्वारा वीआईपी का नाम भी उजागर हो गया है। लेकिन उसके बाद भी अभी बीजेपी की सरकार बिल्कुल उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जो जिनके नाम उजागर हो रहे हैं इनके प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और आपके जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, जो सरेआम घूम रहे हैं और बदतमीजियां कर रहे हैं। जब कोई प्रदर्शन कर रहा है महिला आकर तो उनको हाथ दिखाकर उनके साथ बदतमीजियां की जा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने तो सभी एजेंसियां खरीदी हुई हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि इनको तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या एजेंडा था इनका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था अपने स्लोगन में जब ये चुनाव स्टार्टअप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चक्राता से है, जहां विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। जहां उन्होंने कहा कि जो सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है उसका जनता के प्रति समर्पण का दावा करना हास्यास्पद है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अरे सर से पांव तक जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो अगर ये दावा करे कि हम जनता के प्रति समर्पित रहे तो हास्यास्पद तो है ही। सिंगल विंडो सिस्टम है, मैं कहा सिंगल विंडो में होगा जो भी होगा, एक हाथ लाओ और बटोरो पैसा। बताओ ना आप, भ्रष्टाचार क्या उत्तराखंड के लोग महसूस नहीं कर रहे हैं? आम आदमी भ्रष्टाचार महसूस कर रहा है, आम आदमी देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कहते हैं कि साहब हमने ये नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, हम पकड़े कौन लोग जा रहे हैं? तो छोटी छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ पे तो ये सरकार हाथ ही नहीं डाल रही है।
खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग लगातार तेज हो रही है। जहां आपको बता दें कि हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मांग को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया, जहां उन्होंने यह भी कहा कि पहले कुंभ क्षेत्र की सीमा तय होनी चाहिए, जो कि रुड़की से लेकर श्यामपुर तक फैली है। जहां सांसद ने सवाल उठाया है कि यदि ऐसा निर्णय हुआ तो गैर हिंदुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं होगी। अब खबर पौड़ी से है, जहां जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता अब दर दर भटकने को मजबूर नहीं होगी। जी हां, आपको बता दें कि ईसा फाउंडेशन के द्वारा पौड़ी शहर में 100 बेड का अत्यधिक निजी अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां इस अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी की गई है। तो वहीं इस अस्पताल के खुलने के बाद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध होगा, और जिससे कि उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। तो वहीं आपको बता दें कि पहले मरीज बेहतर उपचार के लिए श्रीनगर या देहरादून के चक्कर काटते थे, लेकिन अब उन्हें स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। और जहां ईसा फाउंडेशन ने निदेशक ने यह भी जानकारी दी है कि भविष्य में अस्पताल को और भी बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। देखिए, पौड़ी शहर में जो यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक हैं श्री इंद्रजीत सिंह नेगी, जो गुजरात बेस में एक उद्योगपति हैं, तो उनके मन में बहुत पुराना विचार था कि क्यों न यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को देखते हुए एक चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। हालांकि उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है, बट चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो पौड़ी शहर में एक चिकित्सा इकाई का आज उसका उद्घाटन हुआ है, जिसके अंतर्गत मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान की जाएगी, और वो जो होंगी सर्जरी होंगी, गायनी होंगी, डिलीवरी की सुविधाएं होंगी, ऑपरेशन की सुविधाएं होंगी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, और ये मिनिमम जो सुविधाएं हैं इस चिकित्सालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता को जो छोटी छोटी परेशानी के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता था, जिसमें उनका समय और धन व्यय करना पड़ता था, उससे शायद इस क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके और बचा पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां वासियों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हुए कार्यक्रम में कुल 87 शिकायतें दर्ज की गई, और जिसमें शिकायतें मुख्य रूप से अतिक्रमण, राशन वितरण, बिजली, पेयजल से जुड़ी समस्याएं रहीं, जहां जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को मौके पर जाकर तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। एक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई हुई है, और यहाँ पर अभी तक 87 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है, और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्या का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर लें, और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2025 के दौरान एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाए, जहां इस दौरान वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपी मनीष उर्फ बॉलर और हसन जैदी के साथ साथ शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि चीनू पंडित गैंग के 2 शूटर्स को भी हथियारों के साथ धर दबोचा गया। जो है तो इसमें जो है हम लोग उत्तराखंड में ये जो 2025 हमारा जो साल गया है, इसमें हमने जो है एसटीएफ में जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां जो 2025 की रही। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो हमारे स्टेट के जो 2 मेन, एक तो वाल्मीकि गैंग है जिसमें 2-3 मुख्य जो है वो गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जो है मनीष उर्फ बॉलर था, और उसके बाद हसन जैदी है, शेर सिंह है। तो इन लोगों की जो है वाल्मीकि गैंग में कुछ गिरफ्तारी हुई। फिर चीनू पंडित गैंग है, इसमें 2 शूटरों को असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया, 2 शूटर, जिसमें जो है शूटरों से जो है 3 पिस्तल, 1 तमंचा, 12 कारतूस भी बरामद किए गए। तो चीनू पंडित गैंग और जो है ये वाल्मीकि गैंग, इस पे एक कार्रवाई हमारी अच्छी हुई। उसके बाद जो राज्य में जो असलाहों का है, ये भी इस पे एक अच्छी कार्रवाई असलाहों के क्षेत्र में हुई, जिसमें लगभग 20 पिस्तल,
जो कि जो है ये जर्रे के जो पिस्तौल होते हैं जेएन के पाकिस्तान इस एरिया से आते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जनपद में लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की और जहां बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और संतुष्टि के साथ निस्तारण किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहाँ से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। तो जनपद स्तर में अधिकांश L1, L2 लेवल की जो शिकायतें आज उनका रिव्यू लिया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को उसमें बुलाया गया था। तो अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से, जल संस्थान से, PWD, नगर पालिका, नगर निगम जो जन समस्याओं को केंद्रित या एड्रेस करने वाले विभाग हैं उनसे रिलेटेड थी। तो इसमें लगभग जो हमारे 50-60 विभाग होते हैं सभी विभाग के प्रतिनिधियों से रिव्यू लिया गया और उन्हें जो निर्धारित समय सीमा है उसमें जो पेंडेंसी है उसको मेरिट पे रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक बार फिर गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बता दें कि बीजेपी के पार्षद और संगठन में पदाधिकारी अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने जज फार्म निवासी युवक नितिन लोहनी पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी और जहां गोली लगने से नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं आपको बताने चले कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद को हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया है और जहां फायरिंग के कारणों की जांच लगातार जारी है तो वहीं शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ नगरी रानी पोखरी में मृत व्यक्तियों के उपयोग में आए बिस्तरों की रुई निकालकर नई रुई में मिलाकर बेचने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जहां शिकायत के आधार पर रानी पोखरी थाना क्षेत्र में मुकदमे को दर्ज किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि जांच के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान सलमान, हामिद और संजय के रूप में हुई है, जहां पूछताछ में यह भी पता चला है कि संजय पुराने गद्दे और रजाई एकत्रित करता था तो वहीं सलमान और हामिद उसको बेचते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इस सप्ताह मौसम का मिजाज मुख्य रूप से शुष्क ही रहने की संभावना है, जहां मौसम विज्ञान के अनुसार आपको बता दें कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार नहीं है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे उत्तरी जनपदों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि करीब 2500 से 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जहां मौसम निदेशक CS तोमर ने इस पर जानकारी दी है कि 5 और 6 जनवरी को पहाड़ी जनपदों में पाले की स्थिति बन सकती है। देखिए, अभी तो जो है मेनली जो है इस वीक में मौसम शुष्क रहने वाला है। कल थोड़ा सा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ से जो 3 जनपद है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में, वहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश और 2800 मीटर या 3000 मीटर के आसपास जो इलाके हैं उससे ऊपर वाले, उसमें स्नोफॉल कहीं कहीं हल्की से बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है। बाकी जो है इस हफ्ते में जो है मेनली शुष्क रहने का उम्मीद है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।